शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कर रही है प्रयास। हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा, अभी तक कहीं भी प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर उपलब्ध नहीं। हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए दे रही है प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए अंतिम तारीख 15 दिसंबर की गई है निर्धारित। गेहूं की फसल प्रति हेक्टर 30,000 रुपये है, जिस पर किसान 1.5% प्रीमियम की दर से 450 रुपये प्रति हेक्टर यानी 36 रुपये प्रति बीघा की गई है निर्धारित। छत्तीसगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जारी। अब तक किसानों से 18,87,826 मेट्रिक टन धान का किया चुका है उपार्जन। किसानों को 3,949 करोड़ रुपए का बैंकिंग लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है भुगतान। 26 लाख किसानों का हुआ है पंजीयन, जिसमें लगभग 2.23 लाख हैं नए किसान। उत्तर प्रदेश गोरखपुर की कोठा ग्राम पंचायत में महिलाएं कूड़ा अलग कर उससे बना रही हैं खाद। गांव को स्वच्छ और खुद को भी बना रही हैं आत्मनिर्भर। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। किसान प्राकृतिक खेती से कम लागत के साथ जैविक पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य रसायन मुक्त कृषि, प्रकृति के अनुरूप जलवायु खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण एवं जलवायु प्रदूषण में कमी लाते हुए इस पद्धति को स्थायी आजीविका के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण एवं गाय पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि अभी तक कहीं भी प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हरियाणा राज्य को इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे और प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करने होंगे, जिसमें इस पद्धति की पूरी प्रक्रिया, समयावधि और परिणामों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो। हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 में पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिस पर प्राकृतिक खेती अपनाने के इच्छुक किसान अपना पंजीकरण करवा सके। अब तक इस पोर्टल पर 2,992 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है। 1201 किसानों ने रबी सीजन के दौरान प्राकृतिक खेती करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा 3600 मृदा सैंपल भी एकत्रित किए गए हैं। और आइए रुख करते छत्तीसगढ़ का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। बिलासपुर जिला के कृषि उप निदेशक डॉक्टर प्राची ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि गेहूं की फसल प्रति हेक्टर जो कि 30,000 रुपये है, जिस पर किसान 1.5% प्रीमियम की दर से 450 प्रति हेक्टर यानी 36 रुपये प्रति बीघा निर्धारित की गई है। उन्होंने गैर ऋणी किसानों से अनुरोध किया कि वे अपने राजस्व पत्रों व फसल बिजाई प्रमाण पत्र सहित जो कि पटवारी द्वारा सत्यापित हो, अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र पर जाकर निर्धारित समयावधि के अंदर अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा लें, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों व किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस संबंध से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जिला अधिकारी के दूरभाष नंबर 9857075081 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
और छत्तीसगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक किसानों से 18,87,826 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसके एवज में किसानों को 3,949 करोड़ रुपए का भुगतान भी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। धान बेचने में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए इस साल राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऑनलाइन टोकन जारी करने की व्यवस्था के चलते किसानों को सहूलियत होने लगी है। खाद्य सचिव टी.के. वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.23 लाख नए किसान हैं। राज्य में धान खरीद के लिए 2,568 उपार्जन केंद्र भी बनाए गए हैं। सामान्य धान 2,040 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान 2,060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। और आइए अब रुख करते हैं गोरखपुर का। देश में और उत्तर प्रदेश में हर जगह कूड़ा अपशिष्ट सबके लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है और कूड़े के निदान के लिए हर जगह नई नई तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन गोरखपुर जनपद के विकासखंड कौड़ीराम के ग्राम पंचायत कोठा में वहां के प्रधान और DPRO ने कूड़े जैसी समस्या के निदान के लिए साथ ही गांव की महिलाओं के रोजगार के लिए एक अनोखी पहल की है। इसके लिए ग्राम पंचायत कोठा में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया गया है, जहां पर समूह की महिलाओं के द्वारा गांव के हर एक घर से कूड़ा इकट्ठा कर रिसोर्स रिकवरी सेंटर पर लाया जाता है। यहां पर कूड़े को गांव के द्वारा प्लास्टिक कूड़ा, पेपर, गत्ता कूड़ा, कांच अपशिष्ट, धातु अपशिष्ट जैसे कूड़े को अलग किया जाता है, जिसके बाद निकलने वाले कूड़े से ही खाद भी बनाया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बन जाने से गाँव में कूड़े जैसे होने वाली समस्याओं से भी निदान लोगों को मिल गया है। गोरखपुर DPRO हिमांशु शेखर ने बताया कि लोगों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण किया है, क्योंकि चाहे गांव हो या शहर हो, सबसे बड़ी समस्या आजकल कूड़ा कचरे की ही है। ठोस कूड़ा प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या है, जिसके निराकरण के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं RRC सेंटर बनाया गया, रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया गया, जहाँ पर कि वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट बनाई गई, अलग अलग तरह कूड़े को इकट्ठा करने की यूनिट बनाई गई, उसको जो है वॉशिंग करने के लिए यूनिट बनाई गई, फिर सूखा कूड़ा को सुखाने के लिए यूनिट बनाई गई है, साथ में जल संचय केंद्र के लिए भी हम लोगों ने यूनिट बनाई है। तो ये बनाने के बाद अगला कार्य जो था वो लोगों से कनेक्ट करना था, कूड़े का जो घर से इकट्ठा करके यहाँ तक लाना था। इसके लिए हमने स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, इनको हम लोगों ने इनके साथ बात किया। 12 जो है महिलाएं हैं, ये बहुत ही डेडिकेटेड अच्छी मेहनती महिलाएं हैं, इनसे हम लोगों ने बात किया। ये इनको लेकर के हम लोग आए। फिर जो है ई-रिक्शा का प्रबंध किया गया, उस पर घर घर कूड़ा, पहले लोग घर घर कूड़ा देने के लिए तैयार नहीं थे, फिर धीरे लोगों को कन्विंस कराया गया, समझाया गया। फिर आज के दिन में लगभग 250 घरों से कूड़ा इकट्ठा करती हैं, प्रतिदिन जाती हैं हर गाँव में, हर घर में, वहाँ पर गाना बजाती हैं, लोगों को घर नॉक करती है, वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करके फिर यहाँ लाया जाता है। फिर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर अभी कूड़े का जो है सेग्रीगेशन किया जाता है, अलग किया जाता है। जो कूड़ा, ठोस कूड़ा 2 तरह का होता है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। गीला कूड़ा जो है जैसे जो छिलका है, प्याज का छिलका है या सब्जी का छिलका है या चावल है, इस तरह का कूड़ा होता है, जिसको कि या जो फसल के अवशिष्ट होते हैं, जिसको कि हम लोग खाद बना सकते हैं। उसको इसमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाला जाता है, जैगरी की मदद से और मिट्टी की मदद से उसको लेपन करके उसका खाद बनाया जाता है। 3 महीने में खाद बन जाता है। फॉरवर्ड लिंकेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जो कई दुकानदारों से हमारी बात हो रखी है, हम लोग इसकी ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग करके 12 से 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये खाद हमारी बिक्री हो जाएगी। उससे धनराशि इकट्ठा होगी, वो धनराशि हम लोग जो ये महिलाएं हैं, इनके जो मानदेय होगा उनके लिए हम लोग इनको देंगे। और कूड़ा प्रबंधन में काम करने वाली महिला सरिता देवी ने बताया कि हम लोग सुबह 8 बजे कूड़ा बीनने वाली गाड़ी के पीछे जाते हैं और घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं। हाथों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने हाथों में क्लब भी पहने हैं। रिसोर्स रिकवरी सेंटर पर लाकर हम लोग कूड़े को अलग करते हैं। कूड़े से हम लोग अलग अलग प्रकार के कूड़े को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद खाद बनाने वाले कूड़े को लाकर खाद बनाया जाता है। यहाँ पर इस सेंटर पर हम लोग 12 महिलाएं काम करती हैं। हम लोग सुबह 8 बजे जाते हैं गाड़ी के पीछे, उसके बाद आते हैं कूड़ा गिरवा करके उसके हाथ अपना सुरक्षित रखते हैं। ग्लव से अपना होता है जो पहन लेते हैं कि कचरा कूड़ा से हम लोग बचें। उसके बाद कूड़ा कचरा अलग करते हैं, प्लास्टिक, कागज और जो अन्य चीज़ होता है उसको अलग करके अपना हम साफ़ सुथरा कर देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद वो भी अपना साफ़ सुथरा करके हैंड वॉश से तब अपना टाइम भर काम कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं अपना साफ़ सुथरा करके हैंड वॉश से धो धा के अपना सब फिर अपने घर वापस चले जाते हैं।
मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के किसान गेहूं के बजाय ज्वार की खेती में अधिक रुचि ले रहे हैं। किसानों का मानना है कि गेहूं के मुकाबले ज्वार की खेती अधिक लाभप्रद है क्योंकि इसमें पानी कम लगता है। इसी कारण किसानों का सिंचाई पर लगने वाला खर्च भी कम हो जाता है और उन्हें अधिक लाभ भी हो जाता है। जौ में सबसे अच्छी बात यह है कि लागत तो सेम है, लागत में ऐसा कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन इसमें जो सिंचाई गेहूं की फसल में हमको लगभग 5 से 6 सिंचाई देना होती है। 5 से 6 पानी जब तक नहीं गेहूं को मिल पाएंगे तब तक उसका उत्पादन भरपूर हम नहीं ले पाते हैं। जौ एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पानी की आवश्यकता होती है और इसमें जौ हमारा अच्छा उत्पादन देता है। यदि किसान जौ की खेती के लिए जा रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसका रेट अपने को गेहूं की जो दाम है उससे अच्छा मिलता है। साथ में जो है पानी अपने को 2 ही पानी लगाना है, तो किसान को यदि उसके पास पानी की उपलब्धता कम है तो जौ की खेती उसके लिए लाभदायक हो सकती है। और उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस को लेकर अधिकारियों को 1 सप्ताह में एक्शन प्लान और नर्सरी के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को अच्छी पैदावार और गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराए जाए। अगली बार किसान पौध के लिए बाहर ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। सभी पौध यहाँ से अन्य राज्यों में सप्लाई हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा जो संकल्प है कि 2025 तक किसान की आय दुगनी हो, इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। कृषि एवं उद्यान मंत्री ने अधिकारियों को सेब पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को जनपदवार DHO से बात कर प्लांटेशन बढ़ाने के भी निर्देश दिए। किसान को गुणवत्ता युक्त वैरायटी के पौधे उपलब्ध कराने को कहा। आज किसान सेब की M9 की वैरायटी की जगह रूट स्टॉक की वैरायटी की ओर जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों को लाभ हो वे अच्छी वैरायटी के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। मंत्री ने M9 को रूट स्टॉक में परिवर्तित कर किसानों को गुणवत्ता युक्त और अच्छी पैदावार के पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ शीघ्र ही ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए DT न्यूज। ब्रेक बाद में लेंगे। फिलहाल आपको लेकर चलते हैं अगली खबर की तरफ और ये अगली खबर पराली से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जौनपुर सरपथा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध सोमवार को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धान की कटाई के बाद बची पराली को जलाने पर प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक के बावजूद अपने खेतों में पराली जलाने वाले 9 किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेखपाल रति यादव की तहरीर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मामले में संबंध में थाना अध्यक्ष सरपथा संजय सिंह ने बताया कि लेखपाल रति यादव की तहरीर पर 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है और इसी को ध्यान में रखकर आकांक्षी जिला पाकुड़ में आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर और किसानों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा से काफी दूर थे, उनके शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में टैबलेट से क्लास मील का पत्थर साबित हो रहा है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये बेहद खास रिपोर्ट। आकांक्षी जिला पाकुड़ में सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले मजदूर, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को टैबलेट के जरिए सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। गरीब किसान और मजदूर तबके के बच्चे जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उनके बच्चे आज सरकारी स्कूलों में टैबलेट के माध्यम से ऑडियो और वीडियो के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ाई का नया तरीका खूब भा रहा है।
यहाँ पे टैब लैब का पढ़ाई होता है और किताब से हम लोग जितना पढ़ते हैं इतना समझ में नहीं आता है। यहाँ वीडियो मतलब दिखाता है तो उसके माध्यम से हम लोग अच्छा से पढ़ाई करते हैं। और हम लोग को टैब लैब दिया गया है कि जो हम लोग को समझ में नहीं आता था वो अच्छा से समझ में आता है हम लोग को, और वीडियो और ऑडियो के साथ भी हम लोग को समझ में आता है। हम लोग गाँव में रहते हैं, जो हम लोग को ही मतलब सर लोग पढ़ाते हैं स्कूल में टैब से, उसके बाद हम लोग घर में जाके नोट करके मतलब रिविजन करते हैं, हम लोग मतलब पढ़ते हैं घर में। स्कूल में मिल गया तो अच्छा से पढ़ाई हो रहा है और अच्छा से समझ में आ रहा है, और जो पढ़ा रहा है वो नोट्स करके हम लोग लिख के घर में जाके पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले जितना समझ में नहीं आता था उससे ज़्यादा अभी समझ में आता है। छात्राओं को स्कूली शिक्षा और नैतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी दिया जा रहा है, ताकि वे प्रौद्योगिकी को करीब से जान सकें, साथ ही इसे अपना भी सकें। कंप्यूटर की शिक्षा जिले के सैकड़ों ग्रामीण बच्चों के उड़ान को पंख देने का काम कर रही है। पहले तो जो सभी स्कूल में व्यवस्था रहती थी कि किताब से बच्चों को पढ़ाया जाता था, टीचर क्लास लेते थे, लेकिन अभी जब से टैब लैब हमारे स्कूल में मतलब दिया गया है तब से बच्चों में पढ़ने के प्रति बहुत ही रुचि जगी है। ये बच्चे लोग टैब लैब के माध्यम से बच्चे अपने से क्लास करते हैं और जो भी डाउट होता है बच्चे कॉपी में लिख के टीचर से संबंधित विषय के शिक्षक से उस बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मनोरंजन भी होता है कि पढ़ाई अब पहले से ज़्यादा मनोरंजक रह गया, अब उनके लिए बोझ नहीं है। दूसरी बात, पढ़ाई का जो एक बैग है बच्चों का, बैग से भी उनको निजात मिल गया है। अब वो समझ सकते हैं कि पढ़ाई के लिए उनको बस कॉपी की आवश्यकता है, सारा स्टडी मटेरियल टैब में दिया हुआ है। टैब मेला हुआ है स्कूल में, इससे बच्चे को बहुत गुणात्मक सुधार मिला है और बच्चे बहुत मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और देहात के बच्चे में काफ़ी गुणात्मक सुधार हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार हुआ है। जो स्कूल पहले मूलभूत सुविधाओं तक से महरूम थे, वहां स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की शिक्षा सपने के सच होने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मैग्नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 26 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2150 रुपए, जो कि 28 नवंबर को 80 रुपए की तेजी के बाद 2230 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 26 नवंबर को गेहूं का भाव था 2440 रुपए, जो कि 28 नवंबर को 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 2450 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की तरफ रुख करें तो यहाँ की धोराजी मंडी में 26 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2455 रुपए, जो कि 28 नवंबर को 55 रुपए की तेजी के बाद 2510 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की मांगरोल मंडी में 26 नवंबर को गेहूं का भाव 2580 रुपए क्विंटल रहा, जिसमें 28 नवंबर को कोई अंतर नहीं आया और भाव 2580 रुपए पर ही टिका रहा। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं का निर्यात किया है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 4,04,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 45,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 41,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। सोमवार को राजकोट और कोटा मंडी में सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। लालसोट मंडी में भाव टूटे तो सूरतगढ़ मंडी में बढ़त के साथ कारोबार हुआ।
एक्वाकनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 26 नवंबर को सरसों का भाव रहा 5,700 रुपए। 28 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,700 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में भी सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 26 और 28 नवंबर को सरसों का भाव 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की ही सूरतगढ़ मंडी में 26 नवंबर को सरसों का भाव 5,935 रुपए क्विंटल था, जो कि 28 नवंबर को 35 रुपए बढ़कर 5,970 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की लालसोट मंडी में 26 नवंबर को सरसों का भाव रहा 6,490 रुपए, जो कि 28 नवंबर को 90 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद 6,400 रुपए क्विंटल रह गया। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी सरसों की बुआई 55,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल सिर्फ 48,20,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 7,15,000 हेक्टेयर ज्यादा है। वहीं इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण में पालघाट जिले के किसान इस समय तैयार धान की कटाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली और सरसों की बुआई भी करते रहे। कोंकण में ही 4 से 6 सप्ताह की हो चुकी बैंगन के पौधों की रुपाई मुख्य खेत में कर ले। मध्य महाराष्ट्र में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ किसान गेहूं और काबुली चने में जरूरत के अनुसार सिंचाई करे। वहीं मराठवाड़ा में चीकू की तुड़ाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ काबुली चना और कुसुम के अलावा सब्जियों और बागों में निराई गुड़ाई करे। विदर्भ के किसान इस समय कपास की चुनाई करते रहे। इसके अलावा यहाँ अंबिया बहार संतरे की तुड़ाई और धान की कटाई करते रहे। विदर्भ में ही गेहूं की बुआई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ 4 से 6 सप्ताह की हो चुकी बैंगन और टमाटर के पौधों की रुपाई कर ले। विदर्भ में कुसुम, अरहर और सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय निरंतर सिंचाई करते रहे। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ के किसान काबुली चना, जीरा, धनिया और प्याज की बुआई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों में खरपतवार न उगने दे। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय लहसुन में जरूरत के अनुसार सिंचाई करे। यहीं जिन किसानों ने गेहूं और काबुली चने की बुआई नहीं की है, वे जल्द कर ले। उत्तरी गुजरात में सुबह के समय कपास की चुनाई करते रहे। इसके साथ ही शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए कपास में सिंचाई करे। यहीं बीजोपचार के बाद गेहूं की बुआई का काम पूरा कर ले। उत्तरी गुजरात में ही किसान सरसों में खाली जगह भरने और विरलीकरण का काम करे। यहीं समय कम या लंबी अवधि वाली आलू की रुपाई जारी रखे। यहीं ये समय काबुली चना, चना और जीरा जैसी रबी फसलों की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें।
1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर ले। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्सान की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। कुछ और खबरें खास खबर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कॉन्क्लेव में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें सेना का मुख्य योगदान है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भारत और इंडोनेशिया में पारस्परिक शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका पर हुए सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर डोभाल ने कहा कि लोकतंत्र में नफरती भाषण, पूर्वाग्रह और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में 20 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, नीरज पवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत आधा दर्जन गैंगस्टर से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ABU एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, प्रौद्योगिकी आज भू राजनीति के केंद्र में है। टेलीकॉम की डोमेन में भारत को विश्वसनीय अवधारणा से देखा जाता है। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। आगामी 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। भारत पाक सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे ड्रोन को BSF के जवानों ने मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर के चाहरपुर के पास पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध ड्रोन को गिरा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के हरियाणा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर का दौरा किया। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।